हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। यह प्रश्न 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं तथा इन प्रश्न से संबंधित टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन। दोस्तों, बारदोली किसान जो आंदोलन जो था यह कब हुआ था? तो 1928 को यह आंदोलन हुआ था तथा कहाँ पे हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगे देखते हैं हम लोग, इस आंदोलन का कारण क्या था? तो कारण पे अगर हम लोग बात करें, कॉज पे जो बात करें, इस किसान आंदोलन का कारण क्या था? तो ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सरकार ने लगान 22% बढ़ा दी गई। लगान में 22% की बढ़ोतरी कर दी और किसान जो थे वह पहले से ही आर्थिक संकट में था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगातार किसान की फसल खराब हो जाता था, जिस कारण से किसान पहले से आर्थिक संकट में था और ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने 22% की लगान में वृद्धि कर दी। इसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। तथा इस आंदोलन से संबंधित कुछ मुख्य बातें आपको भी आप समझिए। इस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ली थी। ओमेन जो है, महिलाएं जो है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ली थी तथा किसानों के समर्थन में बॉम्बे में रेलवे हड़ताल हुई। इस आंदोलन किसानों के समर्थन में बॉम्बे में रेलवे हड़ताल भी हुई थी तथा दो नाम आप लोग जरूर याद रखिए। के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी तथा लालजी नारंगी, लालजी नारंगी। के एम मुंशी तथा लालजी नारंगी जो थे वो बम्बई विधान परिषद के सदस्य थे तथा इस आंदोलन के समर्थन में के एम मुंशी तथा लालजी नारंगी ने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिए। बहुत बड़ा घटना था। इस आंदोलन का प्रभाव क्या रहा? तो सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड। ये दो नाम भी याद रखेंगे, मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड, मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड ब्रिटिशर्स के नेतृत्व में सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया तथा ये दोनों जो रिपोर्ट दिए थे उसमें लगान वृद्धि को अनुचित माना। सरकार ने दर को कम कर दिया। सरकार ने 6.03% दर कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों यह आंदोलन सफल रहा, सफल ढंग से संपन्न हुआ और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में थोड़ा और समझते हैं। इन्हें सीमांत गांधी के अलावा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान एक सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारक थे। सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे। सामाजिक एंड राजनीतिक सुधारक थे। और ये किस क्षेत्र में थे? तो पेशावर, जो भी पाकिस्तान में है, पेशावर क्षेत्र में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है वही पेशावर क्षेत्र है। और यह राष्ट्रीय चेतना का उस क्षेत्र में प्रसार किया करते थे, राष्ट्रवाद की भावना को फैलाते थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान 1929 में 1929 ईस्वी में इन्होंने एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार नाम के स्वयंसेवी संगठन का स्थापना इन्होंने 1929 ईस्वी में किए थे।
तथा खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती के भी नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। इसका लक्ष्य क्या था? तो सबका लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिश शासन से मुक्ति और स्वराज की स्थापना। और इनका विधि क्या था? अहिंसक प्रदर्शन। एक्चुअली ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। भारत सरकार एक्चुअली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यहाँ दो ब्रिटिशर्स का नाम है दोस्तों, मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू, तथा दूसरा नाम है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जानते हैं इनको आप लोग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इन्हीं के नाम पर इस योजना भारत सरकार अधिनियम 1919 का नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि भारत में होने वाले सुधारों का जो रूपरेखा तैयार किए थे 1919 में, वह यही दोनों ने किए थे। एडविन मॉन्टेग्यू जो थे वह भारत सचिव थे, उस समय के भारत सचिव थे, भारत सचिव थे, तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे, वायसराय थे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू मिलकर के रूपरेखा, भारत में सुधारों के रूपरेखा तैयार किए थे। इसीलिए 1919 का अधिनियम इसी रूपरेखा पर आधारित था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। 1919 का जो अधिनियम है, यह बहुत तरह के सुधार लाए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सुधार जो आपकी बुक में भी चर्चा की गई है, वह था प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया था, अधिकांश सदस्य चुनकर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। कब करवाए थे? तो 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में हुआ था, 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जो दोस्तों आप लोग जानते हैं कंबोडिया में हुआ था, कंबोडिया। यह मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। और कौन करवाए थे? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, जो खमेर साम्राज्य के शासक थे। एक्चुअली यह मंदिर जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने के साथ यह बौद्ध मंदिर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। यह क्वेश्चन रूसी क्रांति अर्थात रशियन रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर से पूछा हुआ है। रशियन रेवोल्यूशन रूसी क्रांति से संबंधित है। दोस्त हम जानते हैं मार्च 1917 की क्रांति के बाद रूस में केरेंस्की की सरकार गठित हुई। लेनिन जो जर्मनी की मदद से स्विट्जरलैंड से रूस लौटे, तथा आते ही लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, एक और क्रांति की जरूरत है, एक और क्रांति अनिवार्य है। क्रांति के लिए उसने बोल्शेविक दल के लिए कार्यक्रम स्पष्ट किए, जिसे अप्रैल थीसिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई को। एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का जो संबंध है, इसका संबंध है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, सेकेंड इंटरनेशनल से। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी को हुआ था। इसमें 20 देशों के 400 सदस्य ने भाग लिए थे, 20 कंट्री, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। 20 कंट्री के
400 सदस्यों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर वर्ग की एकता के रूप में मनाया जाएगा तथा 1 मई 1890 से 1 मई 1890 से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। चलिए, इससे पहले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ से पहले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना लंदन में 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में हो चुका था। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा नाम है, पूछ सकता है। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हो चुका था। कहाँ पे? लंदन में। एक्चुअली द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो उद्देश्य था वह क्या था, इसको भी समझिए। मार्क्सवादी समाजवाद की विचारधारा को विश्व में तेजी से फैलाना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका लक्ष्य क्या था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था मार्क्सवादी समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद विचारधारा को तेजी से विश्व में फैलाना। तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ये एक पुस्तक है। इस दास कैपिटल की रचना किसने किए थे? कार्ल मार्क्स ने किए थे। कार्ल मार्क्स ने कब किए थे? तो 1867 को। 1867 को कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखे थे, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। 1848 में कार्ल मार्क्स ने अपने पेरिस के दोस्त एंगेल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र का भी प्रकाशन किया था। साम्यवादी एक और पुस्तक है, साम्यवादी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, ये भी ध्यान रखेंगे। किसके साथ? 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अपने पेरिस के रहने वाले दोस्त एंगेल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो हम सब जानते हैं ऑटोमन बिस्मार्क की पॉलिसी थी। रक्त और लौह की नीति ऑटोमन बिस्मार्क की पॉलिसी थी। ऑटोमन बिस्मार्क जो थे वह प्रशिया के राजा केसर विल्हम फर्स्ट के प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने जर्मनी को एकीकृत करने के लिए जो अपनी पॉलिसी अपनाई थी वह रक्त और लौह की पॉलिसी थी। रक्त अर्थात ब्लड जो है वह किस चीज को रिकॉग्नाइज करता था, रिप्रेजेंट करता था? मिलिट्री स्ट्रेंथ को। तथा आयरन जो है किस चीज को? आयरन जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमिक पावर को। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जर्मनी को एकीकृत करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई थी उसी पॉलिसी को कहा जाता है रक्त और लौह की नीति। और इन्होंने 3 युद्ध लड़े थे। 1864 ईस्वी में डेनिश वार हुआ था, डेनमार्क के साथ युद्ध लड़े और सेल्सविक और होल्स्टीन को अपने नियंत्रण में ले लिए थे। उसके बाद 1866 ईस्वी में इन्होंने सेडोवा का युद्ध लड़े। सेडोवा किसके साथ युद्ध लड़े थे? तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़े थे, ऑस्ट्रिया को हराए थे। तथा 1870 ईस्वी में इन्होंने सेडौन का युद्ध लड़े। सेडौन, फ्रांस के साथ सेडौन का युद्ध लड़े थे और फ्रांस को बुरी तरह से हराए थे, फ्रैंको रशियन वॉर। और इस तरह से इन्होंने 3 युद्ध
जीत करके जर्मनी को एकीकृत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्राकृतिक आपदा आपसे पूछ सकता है किसे कहते हैं, लघु उत्तरीय में भी। तो प्राकृतिक आपदा क्या है? तो प्राकृतिक आपदा वे घटनाएं हैं जो प्रकृति, एक्चुअली प्रकृति को समझिए, प्रकृति वह है जिस पर मानव का कंट्रोल नहीं होता, मानव ने नहीं बनाया, उसी को प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं। नेचर पर मानव का कंट्रोल नहीं होता है। तो प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा वे घटनाएं हैं जो प्रकृति के असामान्य या अचानक हुए बदलावों के कारण होती है, जिससे व्यापक जनधन की हानि होती है और समाज के सामान्य जीवन में बाधा उत्पन्न होता है। समाज का जो सामान्य जीवन जो है हम लोगों का, उसमें रुकावट उत्पन्न होती है, तो उसी को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, तूफान एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, बाढ़ भी है। प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? महामारी, ये मानव निर्मित आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो दोस्तों, वर्ष 1934 में भयंकर भूकंप आया था बिहार में। इसका इंटेंसिटी 8 पॉइंट से भी ऊपर था। इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन देखे तथा इससे संबंधित टॉपिक का रिवीजन भी किए, जो आपको रिवीजन करने में मदद मिला होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।